चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, उसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 2.10 की, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का तो बेसिकली यही मतलब है बस कि अपन डायमेंशंस को किस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा के डायमेंशंस के बारे में, और असली बात है कि उसका यूज क्या कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस। तो मैं सीधे एप्लीकेशन नंबर 1 लिखवा रहा हूँ, आपको लिख दो, यूज बता रहा हूँ। नंबर 1 आप हेडिंग दे सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और आप उसमें सबसे पहले तो ये लिखते हैं, पहला यूज नंबर 1, टू फाइंड डायमेंशंस of an unknown physical quantity, to determine dimensions of an unknown physical quantity or a physical constant, to determine dimensions of an unknown physical quantity or a physical constant. अब जैसे f का फॉर्मूला है g m1 m2 by d square, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। इसमें फोर्स एक क्वांटिटी है, m1 एक मास है, m2 भी एक मास है, ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी, और डिस्टेंस भी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी। और g जो है वो एक क्वांटिटी नहीं है, एक फिजिकल कांस्टेंट है। फिलहाल हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन फिजिकल क्वांटिटी होता है और कौन फिजिकल कांस्टेंट होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो तुम जिसको कहोगे डायमेंशंस निकालने हैं, हम तो उसके डायमेंशंस निकाल देंगे, वो क्या है इससे हमें मतलब नहीं। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज अ फिजिकल कांस्टेंट, वी डोंट वांट टू नो ऑल दैट। ओके, आप कहोगे कि भैया इसके डायमेंशंस निकाल दो, तो हम इसके निकाल देंगे। आप कहोगे इसके निकाल दो, तो इसके निकाल देंगे। हमें जो भी हमारे फॉर्मूले में अननोन है उसके डायमेंशंस निकालने। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, think of a formula, think of a formula which involves the given physical quantity, or the physical constant। एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचें और उसे लिखें जिसमें वो चीज आती हो जिसके कि आपको कांस्टेंट डायमेंशंस चाहिए, जिसके कि आपको डायमेंशंस चाहिए, ठीक है। एंड राइट द फॉर्मूला, ये लिख दीजिए, एंड राइट द फॉर्मूला। एक फॉर्मूले के बारे में सोचें जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी या जो कांस्टेंट है वो आता हो। नंबर 2, दूसरी बात कि ब्रिंग द अननोन ऑन एलएचएस, अननोन को एलएचएस पे लाइए। इस समय जैसे अननोन को हम ऐसा लिखना चाहेंगे, fd² m1 into m2। जो अननोन है वो एलएचएस पे होना चाहिए एंड शुड नॉट हैव एनी पावर ऑन इट। अननोन पे कोई पावर नहीं होना चाहिए, अननोन पे कोई पावर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे g² नहीं होना चाहिए, इसे g बनाइए, और g का स्क्वायर रूट भी नहीं होना चाहिए। अननोन पे कोई पावर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अकेला होना चाहिए। एलएचएस पे ये बिल्कुल अकेला हो और बाकी सारी चीजें आरएचएस पे आ गई। अब स्टेप नंबर 3 लिख दीजिए। नाउ राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल क्वांटिटीज ऑन आरएचएस। आरएचएस पे जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस पुट कर दीजिए। आरएचएस पे जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस पुट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, एक बार थर्ड पॉइंट फिर, एक्सक्यूज मी प्योर सर, नंबर कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, प्योर नंबर हुए या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, प्योर नंबर हुए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुए, लॉग फंक्शंस हुए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हुए, all these are dimensionless, they should simply be dropped। Sir, can you repeat this point? जो साइन फंक्शन, जो प्योर नंबर्स हैं, जैसे कहीं 3 आ गया, 6 आ गया, पाई आ गया, प्योर नंबर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या होता है ये हमें अभी पता नहीं है, पर जाने दीजिए, अभी बस ऐसे कॉपी में लिख लीजिए कि कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, कुछ लॉग फंक्शन होगा। आप साइन कॉस टेन को तो पहचानते ही हैं, है ना। थीटा कहीं आ रहा हो, सपोज लिख दीजिए थीटा और साइन थीटा, ऑल आर डायमेंशनलेस। कहीं थीटा आ रहा हो, कहीं साइन थीटा आ रहा हो, ये सब चीजें डायमेंशनलेस हैं। सिंपली ड्रॉप देम। आप अननोन को एलएचएस पे ले आए हैं, बाकी सारे टर्म्स को आरएचएस पे ले आए हैं, और आरएचएस में आप सबके डायमेंशंस पुट करने वाले हैं। और अगर कोई भी क्वांटिटी इसमें अननोन है, सॉरी आरएचएस पे कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, आप जानते हैं, तो आप उन्हें ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज यू आर डीलिंग ओनली इन डायमेंशंस। We are interested only in dimension, only in units, and not in the magnitude. And therefore, pure number वगैरह जो भी होते हैं, उनके कोई dimensions नहीं होते हैं, हम उन्हें drop करते हैं, right? और बस उसके बाद तो यही है कि अब आप RHS की equation को properly solve करिए। लिख दीजिए, solve RHS using the laws of exponents। RHS को सॉल्व करिए, एक्सपोनेंट्स के उसमें लॉ आपको यूज करने पड़ेंगे, एंड simplified in terms of m, l, t only। इसमें m, l, t के टर्म्स बचने से ही तो आप डायमेंशंस निकाल लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन यही है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, हमको इसके डायमेंशंस निकालने, तो G को मैं LHS पे लाऊंगा और इसको ऐसा लिख दूंगा, ज्यादा ही है तो मैं इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, फिर मैं फोर्स के डायमेंशंस लिख देता हूँ, मास इनटू एक्सीलरेशन, मैंने मनी वन बोला, फिर L स्क्वायर। नाउ m1 भी मास है और m2 भी एक प्रकार का मास है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के साथ ही हमें इस बात की परमिशन मिल गई कि कुछ कांस्टेंट्स हैं, तो हम उन्हें डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में ड्रॉप कर देंगे। अब मैं L के इधर पावर इकट्ठे करता हूँ, तो हो जाएगा m1, तो हो जाएगा L1 + 2, इधर हो जाएगा t - 2, और इधर हो जाएगा m1 + 1। ये भी m1 है और ये भी m1 है, कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1। बस फिर हो जाएगा m1, नीचे से ऊपर आ जाएगा -2, L3 और t - 2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस हैं m-1, L3 और t - 2। ये फाइनल आंसर है। So we need to prove both the dimensions equal, G and that. अभी तो हमने सिर्फ अननोन के निकाले हैं, LHS के निकाले हैं, हम किसी के भी इक्वल प्रूव नहीं कर रहे हैं, हमने G के डायमेंशंस निकाले हैं। ओके सर। नहीं पता, हमने इक्वल नहीं प्रूव किया है, अननोन के डायमेंशंस निकाले हैं हमने। यस सर। जिसके डायमेंशंस नहीं पता है, बाकी सब को उसको छोड़ के बाकी सब के डायमेंशंस पुट कर दो, और जो नहीं पता उसे हमेशा LHS में रखो, अननोन को, और बस RHS को सॉल्व कर दो। तो ये जो G के ये डायमेंशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पर हमें याद नहीं करना है। डेरिवेशन आप जरूर कर सकते हैं, डेरिवेशन को आप 5, 10 बार, 20 बार लिख के डिराइव कर लें तो अच्छा फायदे में रहेंगे, इसे रटने से कोई फायदा नहीं, वो हम बार बार कंफ्यूज हो ही जाएंगे, और कितने डायमेंशन रटेंगे, एंडलेस। अपेंडिक्स A9 में हमने देखा 100 डायमेंशंस दिए हुए, सारे हमें एक बार में पढ़ने भी नहीं है। जब जब ये चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा, तब तब हम इन्हें डिराइव करते जाएंगे। हाँ, एक आध कोई ऐसी आलतू फालतू बातें ऑब्जर्वेशन की कभी कभी हेल्प कर देंगी आपको, इसका पूरा आंसर तो नहीं रटना, और आप चाहो तो ये देख सकते हो कि डायमेंशन का सम 0 आ रहा है, ऐसा लिख दीजिए, टिप टू क्रॉस चेक द आंसर। एक बड़ी पीरियोडिक सी ऑब्जर्वेशन है, पर समटाइम्स इट मे हेल्प, मैं इसे याद करने को तो नहीं कह रहा, पर मैं एक ही बात कह रहा हूँ, लिख दीजिए कि सम ऑफ डायमेंशंस ऑफ G इज 0। m-1 है, L3 है, t - 2, तो -1 + 3 - 2 ये 0 आ रहा है। मैं इसे 0 को ऐसे जैसे 0 पढ़ रहा हूँ,
0, तो g के डायमेंशन का सम आता है g, 0 0, g के डायमेंशन का सम आता है 0। अगर उसने कहा है g के डायमेंशंस बताओ और बाय चांस आपको ये बात याद है तो आप पहले ही उन सारे ऑप्शंस का ऐड करके देख लोगे पावर्स का सम, और अगर जिसका 0 नहीं आ रहा उसको आप पहले ही काट दोगे। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक से हम बच जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। आपको इसके बारे में एक बात पता है कि g के पावर्स का सम डायमेंशंस के जो है उनके डायमेंशंस का सम 0 आता है, उनके पावर का सम 0 आता है। बाय चांस g का डायमेंशन आ जाता है, बेस्ट तो ये है कि डिराइव करो। जो तरीका तुमने बचपन से लेके आज तक सीखा है वो सीधे सॉल्व करने का मेथड सीखा है, पर अब तुम्हारे सामने 4 ऑप्शंस हैं तो तुम पहले थोड़ा ऑप्शन पे जाया करो, अपने मेथड को बदलो, अपनी आदत को बदलो। पहले ऑप्शंस पे जाओ, और एक भी ऑप्शन यदि आपने एलिमिनेट कर दिया ना तो खून बढ़ता है, आपका जोश आता है, कॉन्फिडेंस आता है। एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये तो अगर ऐसा है, मान लीजिए ऐसा एक ऑप्शन है, तो आप कह दो कि भाई ये तो इसका पावर का सम तो -1 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। आप इसके साइड में क्रॉस लगा दोगे, और इसके क्रॉस लगाते ही आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, एंड इसमें हमें काफी ज्यादा डेवलप करना है अपने आप को। आपकी आदत है कि हमने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आप उसको प्रॉपर मेथड से सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप पहले ऑप्शन पे जाइए, और भले ही टाइम वेस्ट हो होने दीजिए, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन स्टार्ट मत करिए। जस्ट कीप स्टेयरिंग एट द ऑप्शंस, मे बी फॉर नथिंग। उससे भी फायदा होगा, आप ऑप्शंस को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे सब्जेक्टिव सॉल्यूशन बिल्कुल मत स्टार्ट करिए। इवेंचुअली बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस आपके अंदर आ जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो उन 4 ऑप्शंस को नजरअंदाज मत करिए, जरूर उनको घूरते रहिए। कोई फायदा नहीं हो रहा है तो भी आदत डालिए कि नहीं, पहले हम ऑप्शन देखेंगे फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बहुत हेल्प मिलती है, यू विल रियलाइज बाय एंड बाय। अभी तो ये आदत का रूल बना लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन जरूर देखिए। ऑप्शन आपसे बहुत कुछ बोलते हैं, ऑप्शन आपसे बात करते हैं, और आप उनकी तरफ देखते ही नहीं हो, तो यू मिस अ लॉट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी गाइड आप करें, ऐसी गाइड ना करें जिसमें ऑप्शंस ना हो। एंड प्रोबेबली दिस इज द ओनली रीजन मैं एचसी वर्मा के सख्त खिलाफ। सीखते आप क्वेश्चंस करने से हैं, थियोरी पढ़ने से कुछ नहीं सीखते। वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होता है वो टाइम जो आप थियोरी में देते हैं। और ऑप्शन जब तक नहीं है तब तक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन होने चाहिए। ऑलराइट, एक ये हो गया। ऐसे ही एक कोई फॉर्मूला और मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। F का फॉर्मूला है 6 पाई बीटा RV। आई डोंट नो व्हाट इज दिस क्रैप, ये मुझे नहीं पता। हाँ, इसे मैं पढ़ता हूँ ईटा से, तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। एक्चुअली ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यदि अननोन है तो मुझे इसको जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये फोर्स है, ये रेडियस है, ये v वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। आपको इस फॉर्मूले को यूज करके ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकालने। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। मैं इसको पहले LHS पे लाऊंगा, 6 पाई RV इट इज F अपॉन 6 पाई RV। अब मैं इनके डायमेंशंस पुट करना शुरू करूंगा सारी चीजों के, और इसमें जो 6 और पाई है इसको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये प्योर नंबर्स हैं, इनके कोई डायमेंशंस है ही नहीं। मुझे तो सबके डायमेंशंस डालने हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं हमेशा फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन बोल के उसके डायमेंशन डालूंगा। रेडियस एक लेंथ है, रेडियस एक लेंथ है, उसे l टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। और वेलोसिटी है L1t-1। वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो L1t-1। अब मैं m1 L1t-2, इसके नीचे m कुछ है नहीं, l जो है यहाँ पे 2 हो चुका है, और d जो है यहाँ पे -1 हो चुका है। मैंने क्लब कर दिया, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए l के टर्म्स में एक साथ ले आया, इन दोनों को भी क्लब करके इसके साथ एक साथ लिख दिया। सारे l एक साथ आ गए, सारे t एक साथ आ गए। अब m तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, L1 - 2 -1 हो जाएगा, और t -2 + 1 -1 हो जाएगा, है ना। आपको ये जानकारी चाहिए कि x टू द पावर m × n
इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n और x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। इनको मैं कह रहा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बस दो प्रॉपर्टीज आपको एक्सपोनेंट से क्लियर होनी चाहिए। डायमेंशंस के ये वाला पोर्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आपके एक्सपोनेंट्स की हैंडलिंग में आपका कंफर्ट लेवल काफी बढ़ जाता है। ये क्वेश्चंस करना बहुत अच्छा है ताकि आप ये पावर्स को हैंडल करने में बिल्कुल मास्टर बन जाते हो, इनका डर निकल जाता है। दिस इज वर्थवाइल। आप जितने भी ऐसे सिंपल इजी क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई कीजिएगा। और बेस्ट सोर्स है क्वेश्चन का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नीट के करने हैं, टॉपिक वाइज वाले, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको नीट के भी करने हैं, एम्स के भी करने हैं, जिपमर के करने हैं। और फाइनली अगर बहुत ज्यादा आपकी इच्छा है तो जेई मेन, ताकि नो अदर रिफ्रेशर इज टू बी टच्ड। इनमें से जितनी आप में दम है इसी ऑर्डर में पहले नीट के टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करिए, फिर एम्स के, फिर जिपमर के, फिर जेई मेन के, या तो MTG पब्लिकेशन या फिर ओसवाल पब्लिकेशन। सर MTG में सिर्फ नीट का या फिर इन सबका भी है? सबके आते हैं अलग अलग। अच्छा, सबके आते हैं, आपको अलग अलग ऑर्डर करने पड़ेंगे। सबके आते हैं अलग अलग, नीट के भी आते हैं, ऐसे एम्स के भी आते हैं, ऐसे जिपमर के भी आते हैं। और पता नहीं 2-4 साल बाद तो ये मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब इनमें से ये एग्जाम और ये एग्जाम तो होते ही नहीं है। अब सिर्फ नीट का एग्जाम होता है मेडिकल वालों के लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जब अपन डायमेंशन लिखते हैं तो m की पावर 1 लिखना जरूरी है? हाँ लिख दीजिए, मतलब क्लैरिटी हो जाती है। खाली m लिखते हैं तो अपने को ही कुछ पता नहीं रहता कि बाद में अपन जो खाली ब्लैंक स्पेस है उसको आप क्या लेते हो, कुछ पता नहीं रहता। और अगर आप m टू द पावर 1 लिख देते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती, क्लियर है कि 1 है। नहीं तो कोई भरोसा नहीं, आप उसे कब गलती से 0 ले लो। कुछ नहीं है तो आप और कुछ नहीं तो 0 तो ले ही सकते हो, और कुछ लिख दोगे तो फॉर श्योर वो 1 ही है, नथिंग एल्स। Okay, sir. कोई भरोसा नहीं होता कि हम 1 कुछ नहीं लिखा है तो उसे 1 लेंगे, 0 ले लें। यू नेवर नो दिस। ये एस्पेक्ट केवल एक रहेगा आपके सामने चैलेंजिंग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता। पूरे सिलेबस बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आता होगा। कंफ्यूजन है तो फुल के 20 बार 25 बार पूछिए। तो पूरे कंटेंट में, पूरे चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर में जो ना आता हो, जो आपका ना पढ़ा हुआ हो। पर सिली मिस्टेक तो आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करते ही रहोगे। अगर m के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा है तो कभी आप उसे 1 मान लोगे, और बहुत रेयरली कभी आप उसे 0 भी मान सकते हो। इस टाइप की सिली मिस्टेक्स ही केवल आपकी बचेंगी, बाकी कुछ बचने वाला नहीं। और मैं हमेशा लेता हूँ क्यूमुलेटिव टेस्ट, यानी टिल डेट जो भी पढ़ाया है सभी सब्जेक्ट्स टिल डेट। तो ये जो चैप्टर आपका, इसका पहला टेस्ट इस संडे को है, और हर संडे को इसके बाद जब भी टेस्ट होगा ना तो ये चैप्टर हर बार आएगा। तो ये सोचो आप पूरे 2 साल में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप कितनी बार कर चुके हो। दैट इज आवर स्ट्रेंथ। ऑल टेस्ट्स, इन एवरी टेस्ट व्हाटएवर taught till date from day 1 is included। और इसके अलावा भी बीच बीच में पार्ट टेस्ट, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट होते रहते हैं। मैं यदि 2 टाइप के पेपर होते हैं, किसी पे लिखा होता है TSE CTS यानी क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज, और किसी पे लिखा होता है पेपर पे TSE PTS, ये हो जाती है पार्ट टेस्ट सीरीज। ये यूनिट वाइज हो जाती है, ये क्यूमुलेटिव हो जाती है। टिल डेट व्हाटएवर taught टिल डेट, तो इस चैप्टर के आप कम से कम 50 टेस्ट तो देंगे, शायद उससे भी ज्यादा। चीजें है भी अगर डाउटफुल तो बस बहुत क्लियर करने का, चीजों को क्लियर करने का एक ही तरीका है, फिर टेस्ट दीजिए, मार्क्स आए या ना। टेस्ट देते जाइए कहीं से भी, जहां से आपके मर्जी का दे, जो आपको अच्छा लगे। बस टेस्ट हाई लेवल के नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे जो नीट आ रहा है फिलहाल 21 में नीट आप देखिएगा और ज्यादा एलिमेंट्री आएगा, और ज्यादा एलिमेंट्री। सिंपल आप पेपर देख के कुछ नीट के, आई कैन एश्योर यू 2021 का जो नीट होने वाला है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और वही सबसे बड़ा टेस्ट होगा।
वही टेस्ट होगा। ऑलराइट, और हम आगे चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज कि अननोन चीजों के डायमेंशंस डिटरमिन करना। अब आप दूसरा यूज लिख दीजिए, दूसरा यूज लिख दीजिए कन्वर्जेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पे तो मैंने कोई स्टार स्टार लगवाया भी नहीं, उसमें मैं पहले वाले में एक ही चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आप पावर्स को हैंडल करना सीख जाएंगे, एक्सपोनेंट्स के लॉस की आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब है कन्वर्जन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि एनसीईआरटी में कन्वर्जेंस थ्योरी में अलग से है भी नहीं, एक्सरसाइजेस में तो इसके क्वेश्चन हैं पर थ्योरी में अलग से है भी नहीं, बट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और इसको एक प्रकार से करने का मेथड में ऑलरेडी करा ही चुका हूं। जैसे मैं आपको कराता था कि 1 नैनोमीटर, सपोज क्वेश्चन था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो मैं से x किलोमीटर लिख देता था। फिर मैं यहाँ नैनो के लिए 10⁻9 लिख देता था और किलो के लिए 10⁻³ लिख देता था और बस x की वैल्यू निकाल देता था। तो कन्वर्जन हम आज भी कुछ इसी तरह से कुछ कन्वर्जन्स को करते रहेंगे। आप बचपन से ये कन्वर्जन्स करते ही आए हैं, और अब 2-4 एग्जाम्पल उनके अलग से और इंटरेस्टिंग देखें। ये कन्वर्जन का तरीका है। क्वेश्चन ये है कि नैनोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, तो आपको केयरफुली ये इक्वेशन लिखनी है। Writing this equation is the most important step। क्या x कहीं गलती से इस तरफ तो नहीं लगा दे रहे, x आप किस तरफ लगा रहे हैं उसमें आपको केयरफुल रहना है, और उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, कन्वर्ट ग्राम्स पर सीसी, कन्वर्ट ग्राम्स पर सीसी, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब सीसी, कन्वर्ट ग्राम्स पर सीसी इनटू केजी पर मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीट कर देंगे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम सीसी लिखते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x केजी पर मीटर क्यूब। ये हमने लिखा। क्वेश्चन ये था कि ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में बदल दीजिए। ये एक्चुअली डेंसिटी है, मास पर वॉल्यूम। ये डेंसिटी की सीजीएस यूनिट है और ये डेंसिटी की एमकेएस या फिर एसआई यूनिट है। तो मैं ग्राम को ग्राम ही रहने देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब को यही रहने देता हूँ। 1 किलोग्राम की जगह लिख देता हूँ 1000 ग्राम। 1 किलो हटा दिया मैंने, किलो हटा दिया, और 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर इसका क्यूब। तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब is equal to x 2000 अपॉन 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी कैंसिल हो गया, जो x आएगा उसमें फाइनली कोई यूनिट नहीं होगी, और x की वैल्यू है 10 to the power 6 अपॉन 1000 यानी 10 to the power 3। x की वैल्यू है 1000, x की वैल्यू 1000 है। ग्राम को ग्राम ही लिखा, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा, किलोग्राम में से किलो हटाया तो मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। अब मीटर को मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर और उसका क्यूब कर दिया, तो ये 100 यानी 10 का स्क्वायर था, 10 के स्क्वायर का पावर 3 हो गया। और आप जानते हैं x to the power m to the power n is equal to x to the power m into n। इसलिए 10 का स्क्वायर का क्यूब जो है वो 10 to the power 6 है। 100 यानी 10 का स्क्वायर, ये अलग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दे दीजिए। 5 का आप फिर से लगा दीजिए, इसमें जितनी दम लगा सकते हो लगा दीजिए कि 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी अपॉन मीटर क्यूब। ये जितना ज्यादा आप इसे रिवाइज कर सकते हो, मे बी विद डेरिवेशन मे बी विदाउट डेरिवेशन, शुरू में कुछ बार डेरिवेशन के साथ करिए और बाद में इसको ओरली याद करना पड़ेगा। याद करने में इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको लगता है यार ये सीजीएस यूनिट है और ये एमकेएस यूनिट है, और एमकेएस यूनिट बड़ी यूनिट होती है और बड़ी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आती है, पर यहाँ तो बड़ी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ रही है। आप क्वेश्चन लिख दीजिए, आप ये क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द टू यूनिट्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब इज अ बिगर यूनिट। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में से या केजी पर मीटर क्यूब में से कौन सी यूनिट बड़ी यूनिट है? तो उसका एक रूल हमने साफ साफ पढ़ा हुआ है कि जिस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कम आती है वो यूनिट बड़ी होती है।
n proportional to 1 upon u. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द साइज ऑफ यूनिट. बड़ी यूनिट में आंसर छोटा आता है. बड़ी यूनिट में आंसर छोटा आता है. अगर आप इसको 1 कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, तो मे बी ये मिलीमीटर है मान लीजिए, तो ये हो गए बहुत सारे मिलीमीटर. तो इसको अगर 1 कह रहे हैं, ये सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो जो 30 सेंटीमीटर है वो 1 फुट है. तो ये अगर ये फुट है तो इसमें वैल्यू 1 आ रही है, और सेंटीमीटर में तो बहुत सारे सेंटीमीटर आ रहे हैं. बहुत सारे सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट, या बहुत सारे सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. जितनी बड़ी यूनिट होगी, आप किसी में इसको 1 कह रहे हैं और किसी में इसको 1 कह रहे हैं, इसमें ये बड़ी यूनिट का 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ये यूनिट बड़ी है. बड़ी यूनिट का एक ही रूल है, सीजीएस बड़ी है और एमकेएस बड़ी है. सीजीएस छोटी है और एमकेएस बड़ी है, ऐसा कोई रूल सही नहीं है. ऐसा कोई रूल सही नहीं है. एक ही रूल सही है केवल कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है वो यूनिट छोटी. लिख दीजिए, kg per meter cube is a smaller unit of density. kg per meter cube डेंसिटी की छोटी यूनिट हुई. is a smaller unit of density. हालांकि हमें ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, इरेटिक लग रहा है, गलत लग रहा है, और जो बात मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दी हमारे लॉस के तहत, हम उससे डिविएट होंगे नहीं. हमारे को कहीं ना कहीं ये नोशन तो है ही कि एमकेएस यूनिट्स बड़ी होती है. वो बात सही भी थी, पर अभी एक्चुअली क्या है कि डिनोमिनेटर में आ गई ना एमकेएस यूनिट, न्यूमरेटर में भी एमकेएस यूनिट आई है. ये ग्राम की तुलना में किलोग्राम उतनी बड़ी नहीं है, पर सेंटीमीटर की तुलना में मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, और उसका क्यूब नीचे आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आ गई एमकेएस यूनिट. और इस वजह से फिर वो बदल गया. खाली केजी और ग्राम और केजी में बात करते तो केजी जरूर बड़ी यूनिट है और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आती, पर सेंटीमीटर ये अपॉन में आ रहा है ना. अपॉन में आएगा तब तो रूल बदल ही जाएगा. इसलिए हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि एमकेएस यूनिट बड़ी है कि सीजीएस यूनिट बड़ी है, ये बात नहीं सोचेंगे. जिसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आए वो यूनिट बड़ी है. तो फिलहाल में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ रही है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 आ रही है, तो ये यूनिट बड़ी है. ये आपको बहुत ज्यादा हर चैप्टर में काम आएगी. इसको आप आपकी मर्जी है 5 से ज्यादा स्टार भी दे सकते हैं. आप इस कन्वर्शन को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्शन एंड यू विल बी यूजिंग इट ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर. सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्शन को आप जितनी ताकत से रिवाइज कर सकते हैं कीजिए. मैं इसे थोड़ा सा विजुअलाइज भी करा देता हूँ ताकि ब्लाइंडली इसे रटना ना पड़े. यू इमेजिन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में इतना सा पानी होता है. मे बी फ्रीजर में जो आइस ट्रे है ना, उसके अंदर या उससे भी छोटा हो, ये पानी की जो बूंद होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है. अब 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में तो 1 ग्राम पानी आएगा ना, और 1 मीटर क्यूब है ना बड़ी टंकी, तो मीटर क्यूब में तो बड़ी वॉल्यूम 1000 लीटर पानी आ जाए. जब आप सेंटीमीटर क्यूब इमेजिन करते हैं तो आप इतनी वॉल्यूम इमेजिन करते हैं, इससे भी कम, तो उसमें तो जरूर पानी ठीक है थोड़ा ही आएगा. तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ओके. ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज फाइन. जब आप एक मीटर क्यूब इमेजिन कर रहे हैं तो मीटर क्यूब तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, एक ऐसी टंकी जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर है, वो 1 मीटर क्यूब होती है. एक ऐसा टैंक जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, जिसकी विड्थ भी 1 मीटर है, जिसकी हाइट भी 1 मीटर है, उसमें जो पानी आएगा दैट मस्ट बी 1000 kg. So yes, we have a feel of it, we can visualize it. जब वो बोले 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप विजुलाइज करो एक सेंटीमीटर क्यूब को. एक ऐसा छोटा सा क्यूब इमेजिन करो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर हो. Yes, it's a small volume and it will contain maybe 1 gram of water. जब आप 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हो तो विजुलाइज करो बड़ी सी टंकी. पिछली होली में जिसमें आपको पटका गया था, वो तो बहुत सारा पानी, तो 1000 kg. ऐसा लिख दीजिए, याद करने के लिए कुछ लिख दीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज अ स्मॉल वॉल्यूम and should contain small mass of water. 1 centimeter cube is a small volume and therefore should contain small mass of water. While 1 meter cube is a big volume, meter cube काफी बड़ी वॉल्यूम है, and should contain large amount of water. हम वहाँ पानी स्प्लैश कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उछाल सकते हैं पानी को,
नहा सकते हैं उसमें, इतना सारा पानी। 1 meter cube of water is a lot of water. Of course, it may be 1000 kg per meter cube. So लिख दीजिए 1 meter cube of water, 1 meter cube of water contains 1000 kg of water. कन्वर्जन्स में मैं ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन और देता हूं आपको कि कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो आपका यही है कि आप x कहां लिखते हैं, ध्यान से लिखिए x, जरा ध्यान से रखिए। फिर किलो यानी 1000 और 1 आवर यानी 3600 सेकंड, और ये मीटर मीटर को भी काटिए तो x की वैल्यू आ गई है, वो भी कट गए 36 काटे 3.6 18/5 इज द करेक्ट आंसर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वार्निंग, इसमें सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है। जो 1 मीटर पर सेकंड है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर है, और 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये 18/5 है कि 5/18 है, इसमें तो आपकी गलती हो जाती है। दिस इज रिस्की, दिस इज वेरी रिस्की, इसकी भी जरूरत होती है। दिस कन्वर्जन इज आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड। न्यूमेरिकल्स में इस कन्वर्जन की भी जरूरत होती है, और अगर आपने याद किया है 5/18 वाला फिगर, तो आप 5/18 और 18/5 में गलती कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसको हर बार डिराइव कीजिए, ज्यादा समय तो लगता नहीं है। आप स्पीड बढ़ाइए डेरिवेशन की, मेमोरी की नहीं, क्योंकि रिस्क तो इसमें है ही कि ये 5/18 है कि 18/5 है। ये गलती आपसे कहीं ना कहीं जरूर आज तक हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो अब हजारों बार हो जाएगी। आई विल इंश्योर दैट। इसको हर बार डिराइव कीजिए, थोड़ा सा तो डेरिवेशन है, ज्यादातर तो आपको ऐसा तो कम ही न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है कि मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में जाना पड़ती तो है, पर ऐसी कम जरूरत पड़ती है। ज्यादातर तो यही होता है कि वो किलोमीटर पर आवर में देता है, पर आप सारा सवाल एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे तो आपको यूजुअली किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना पड़ता है। तो किलोमीटर पर आवर को बस इतना से लिखना है, किलोमीटर 1000 मीटर और 1 आवर यानी 3600 सेकंड। ये दो जीरो काट दीजिए, ये 10/36 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। इतना सा डेरिवेशन आप हर बार करेंगे तो सीरियस मिस्टेक नहीं। और प्रॉब्लम केवल अब 21 में, 22 में, 23 में प्रॉब्लम केवल सिर्फ एक्यूरेसी की रहने वाली है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे जो सबसे बनते होंगे, चाहे वो नीट हो और चाहे वो जेईई मेन हो। क्वेश्चन सबसे बनते होंगे, और कोई कुछ लोगों से सिली मिस्टेक हो जाएगी और कुछ से सिली मिस्टेक नहीं होगी। फर्क केवल सिली मिस्टेक का रह जाएगा, एक्यूरेसी का फर्क रह जाएगा। जो भी सीरियस कंटेंडर्स हैं, जिन्होंने भी सीरियसली पढ़ाई की है, थोड़ी भी ढंग की कोचिंग ज्वाइन की है, शायद उनसे पेपर पूरा बन जाए कहीं भी। और कुछ लोग सिली मिस्टेक करेंगे और कुछ सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, स्पीड पे नहीं। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे जो थोड़े लेंथी हो, तो स्पीड का कोई बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया है। बहुत बेसिक्स का मतलब है और बस एक्यूरेसी का मतलब ज्यादा है। स्पीड इज इररिलेवेंट दीस डेज। अभी जो ट्रेंड्स चले आ रहे हैं, चाहे वो जेईई मेन है चाहे वो नीट है, अभी जो ट्रेंड्स चले आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन ज्यादा लेंथी, ज्यादा कैलकुलेशंस वाले आ ही नहीं। सिंगल स्टेप न्यूमेरिकल एसेंशियल फॉर्मूला आना चाहिए और बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, और एक कैलकुलेशन, दो कोई एक आध मल्टीप्लिकेशन या एक आध डिवीजन करना है, बस इतना यदि आपसे आता है तो सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चैप्टर बदलेंगे, नए फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, पर करना तो वही रहेगा, कैलकुलेशंस तो वही रहेंगे। तो जो सिली मिस्टेक नहीं करेगा वो पूरा उड़ा देगा। खेल केवल सिली मिस्टेक का रहेगा, स्पीड का इतना बड़ा खेल नहीं रहेगा। ऑलराइट, कन्वर्जेंस में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 दे रहा हूं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला केस है,
या मैं अलग से पहले लिखवा देता हूँ। मैं कन्वर्जन में एक बात कहता हूँ, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन इनटू डाइन, सो लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। और अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये फोर्स है और आपको इसके डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे m1 L1 की -2। सो न्यूटन का एक्चुअली मतलब होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा। हमको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ये SI यूनिट ऑफ फोर्स है, SI यूनिट ऑफ फोर्स है और डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। हमें तो ये भी वैसे याद नहीं रहता है, शुरू में कंफ्यूजन होता है। आप पहले फोर्स पढ़ते हैं और बाद में वर्क पढ़ते हैं। तो ये न्यूटन और डाइन आप शुरू में पहले पढ़ रहे हैं, ये फोर्स की यूनिट्स हैं, न्यूटन और डायन। इसको मैं डायन पढ़ता हूँ और इसको मैं न्यूटन पढ़ता हूँ, नया तन, न्यूटन। सो एक्चुअली हियर वी नो दैट वी आर डीलिंग विद फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्शंस लिख लेने चाहिए ताकि न्यूटन को आप एमएलटी के टर्म्स में लिख लें और डायन को भी आप एमएलटी के टर्म्स में लिख लें। अब कन्वर्जन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलोग्राम को लिख लीजिए 1000 ग्राम, मीटर को लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर तो क्या सेकंड स्क्वायर ही है, इनटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 5, x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 5, 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 Newton is 10 to the power 5 डाइन। जो हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं, ये हमारे ऊपर फोर्स लगाती है और ये सारी इंद्रियां डायन है। 5 इंद्रियां, 5 डायन, और इन पे अगर हम काबू पा लें तो हमें नया तन मिल जाता है, नया मन मिल जाता है। हम बदले हुए व्यक्ति होते हैं, साधु हो चुके होते हैं। 5 इंद्रियां जो है ना वो 5 डायन, और इन पे काबू पा लिया, इनका बड़ा फोर्स होता है। ये सब चीजें याद कराने में थोड़ी बहुत सहायक होती हैं। They may be idiot, they may sound idiotic to some of you, they may sound interesting to some of you। न्यूटन और डाइन, पहली बात तो ये है कि ये फोर्स की यूनिट, और 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन, ये हमें याद रखना चाहिए। और मैं उसमें कह रहा हूँ कि ये जो 5 इंद्रियां हैं आपके शरीर में, ये 5 डायन हैं, और इन पे आपने फोर्सफुली काबू पा लिया। फोर्स में वर्ड कहीं ना कहीं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, तो आपको मिल जाता है नया तन। ओके, ऑलराइट। ऐसे ही अगला कन्वर्जन है, लिख दीजिए, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। जूल इनटू अर्ग, ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला केस है। 2.2a में एक्चुअली यही दिया गया है। तो आप लिखिए, स्टेप्स लिखिए इसमें, स्टेप्स, नेम द क्वांटिटी, नेम द क्वांटिटी। नंबर 2, पहला स्टेप है, इस क्वांटिटी का नाम दीजिए अगर आप जानते हैं। नंबर 2, write its dimensions. Number 2, write its dimensions. Number 3, using dimensions make its units. Dimensions का उपयोग करते हुए इसकी यूनिट बनाइए। Number 4, properly write कि 1 dash is equal to x dash, 1 mks is equal to x cgs, 1 mks unit is equal to x cgs unit, या जैसा भी जो भी सवाल में मांगा गया है। यहाँ पे हमें ज्यादा केयरफुल रहना है, लिख दीजिए मोस्ट केयरफुल, बी मोस्ट केयरफुल हियर, चेक, डबल चेक इट। इस स्टेप को डबल चेक करें कि x LHS में आना चाहिए कि x RHS में आना चाहिए। यहीं अगर गलती हो गई तो सब बेकार हो जाएगा, और x अगर प्रॉपरली लगा लिया तो किसी कन्वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। SI प्रीफिक्सेस के कन्वर्जन में भी हम ऐसे ही तो बात करते थे आपसे, और बस अब तो फिर हम वैल्यूज डाल ही देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। आप जितने भी अगले स्टेप में लिख दीजिए कि रिमूव SI prefixes, remove SI prefixes and cancel similar units on the two sides.
SI प्रीफिक्स जिसकी साइड हो SI प्रीफिक्स उसको रिमूव कर दें और सिमिलर यूनिट्स को कैंसिल कर दें दोनों साइड्स बस। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। एक जूल जो है वो कितने अर्ग है? 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। तो पहला तो मुझे आपको ये बताना है भाई ये वर्ग की यूनिट और इसके डायमेंशंस m1 L1 d minus 2 into L1 है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। इसके डायमेंशन m1 L2 d minus 2 है। इसकी एमपीएस यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मेरा न्यूमेरिकल ये हो गया बेसिकली कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यही उसने डैश डैश करके एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2.2 का ए पार्ट यही है। उन्होंने इसको डॉट 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 लगाया है, मैंने इसे x लिख दिया है। मैं किलो की जगह लिखूंगा 1000 ग्राम। मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो ग्राम और ग्राम तो मैं काट ही सकता हूँ, ये काट सकता हूँ। ये 10 के स्क्वायर का स्क्वायर बन गया 110 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1000 भी है यहाँ पर। ये मेरा मिस हो गया, यहाँ मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो ये मेरा मिस हो गया। इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी यहाँ से कट गया। x की वैल्यू आ रही है x 1000 into 10 to the power 4 then 10 to the power 3 to 10 to the power 4 then 10 to the power 3 plus 4 then 10 to the power 7। x की जो वैल्यू आ गई उसको मैं अब यहाँ डाल सकता हूँ। फाइनली फैसला 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7। Now this is all very important and I think आपको ये ऑलरेडी अच्छे से आता ही है, करीब नहीं आता तो कर लीजिए प्रैक्टिस। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, मैंने पहचाना कि वर्क है, वर्क के डायमेंशंस लिखे मैंने, फिर इसकी एमपीएस यूनिट बना दी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी सीजीएस यूनिट बना दी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और अब इसको वापस इस तरह से लिख दिया 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। अब किलो का पहले किलो हटाया फिर मीटर को सेंटी में लाया। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, इस पूरे का स्क्वायर। यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर की ये तो बहुत प्यारी गिफ्ट हो जाएगी आपको। मान भी लिया जैसे कि पूरी दुनिया मानती है, मान भी लिया कि ये सबसे यूजलेस चैप्टर है, मान लिया कि एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, हालांकि 2 क्वेश्चन आते हैं सेकंड चैप्टर से और 45 में से 2 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा फिगर हो गया। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसमें से। तो फिर भी ये सब जो आप सीख रहे हो ना, कम से कम ये 10 के पावर्स को हैंडल करना, ये भी अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है आपको। कॉन्फिडेंस लेवल तो कम से कम बढ़ेगा ही। दिस चैप्टर वोंट गो वेस्ट, ये चैप्टर कहीं से भी वेस्ट नहीं जाएगा। करिए प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं, जितनी आप में दम है। प्रैक्टिस के समय थोड़ा बहुत हायर लेवल पे भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से आप जा सकते हैं। अभी कम से कम 11th की बिगिनिंग में अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो, अगर बन नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो फिर आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक्चुअली जरूरत है कि नहीं। बट इफ यू आर एंजॉयिंग इट देन गो अहेड बिकॉज़ यू हैव सम टाइम। अभी आप 5-6 महीने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने अपनी मर्जी से पूरी तरह से, एंड देन यू विल हैव टू बिकम एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड। सो एनीवे, सो मैं अभी से मैंने पहले पढ़ाया था 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 टाइम, ये फोर्स की बातें हैं, और 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये वर्क की है। तो पहली बात तो यही लोगों को याद नहीं रहती है भाई कि न्यूटन और डाइन फोर्स की यूनिट है, ये भी अपने आप में ध्यान दीजिए। जूल और अर्ग वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, ये भी ध्यान दीजिए। अब इसके बाद मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि ये 5 इंद्रियां हैं, ये सब गायन हैं,
इन पर अगर आपने फोर्सफुली काबू पा लिया तो आपको नया तन मिल जाएगा। और इसको याद कराने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपको चुल हो गई, चूल को मैं चूल कह रहा हूँ, चूल चुल, एक बार आपको इच्छा हो गई कि बहुत सब तो अपने को डॉक्टर बनना ही है या कुछ आईआईटी वाईआईटी कुछ निकालना ही है, एक बार चुल हो गई तो ये अर्ज 7 जन्म तक भी नहीं मरती। नहीं भी सिलेक्ट होते आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर वही आप अपने बच्चों से इच्छा रखते हो। और रिसेंटली एक आर्टिकल तो आया ही था कि साउथ में कोई 62 इयर्स की एज में बैंक मैनेजर ने भी नीट क्लियर किया है लास्ट ईयर, इसी साल, नीट 2020 रिटायरमेंट के बाद। ये देखो, चूल एक बार चूल हो गई ना तो ये अर्ज 7 जन्म भी नहीं जाएगी, ऐसे याद करना। 5 इंद्रियां, नया तन, और एक बार चूल हो गई तो 7 जन्म तक भी ये अर्ज, URGE, ये अर्ज जाएगी नहीं मेडिकल या IIT क्लियर करने की। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं, ये आसान नहीं है, इसको भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा और उस पर फिर से 5 स्टार दे दीजिए। मुझे तो लोगों से, अच्छे खासे लोगों को यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, फोर्स का चैप्टर पहले आता है, वर्क का चैप्टर बाद में आता है। न्यूटन्स का हमेशा पहले पढ़ाया जाता है ना, पहले फोर्स आता है फिर वर्क आता है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फोर्स का चैप्टर पहले आता है, वर्क का चैप्टर बाद में आता है। इसलिए जो पहले जो यूनिट्स आ रही है वो फोर्स की यूनिट्स है और बाद में जो यूनिट्स आती है वो वर्क की यूनिट है। पहले जो कन्वर्जन है वो छोटा है और बाद में जो है वो थोड़ा बड़ा है। और ज्यादा है तो जूल को भी आप ऐसा लिख लो, ये जूल को भी 7 जैसा देखो, ये 7 दिख जाएगा आपको। जूल जो है ये 7 जैसा है। मतलब बहुत सारे तरीकों से आप इसे याद रख सकते हैं, कई सारे तरीकों से आप इसे याद रख सकते हैं। पर हाँ, ये मास्टर होना चाहिए आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 2.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो तो मैं नहीं करा रहा हूँ, आप कर लीजिए। हाँ, 2.3 क्वेश्चन जरूर मैं करना चाहूँ। 2.3 कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखवा तो नहीं रहा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.3 है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी की यूनिट हमने तो पढ़ी थी जूल होती है, ठीक है। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इतना। तो सपोज यू अप्लाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच यूनिट ऑफ मास इतना है, लेंथ इतना है और टाइम इतना है, सो दैट द कैलोरी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। तो पहले तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद कराता हूँ, पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर इस पे आप 5 स्टार दे दीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए मैं इस एग्जांपल को ले भी रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। जो 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल होता है। कैलोरी इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। कोई सी भी एनर्जी इससे हमें मतलब नहीं होता, और ये SI यूनिट ऑफ एनी एनर्जी। किसी भी एनर्जी को जूल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैलोरी और जूल का ये रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सवाल को आपको दिया है कि अगर आपको ये याद रह गया तो मजा आ जाएगा। इसको भी मैं इस तरह याद कराता हूँ कि एक करेला इज इक्वल टू 4.2 जलेबी। एक करेले की जो कड़वाहट है वो मिटाने के लिए आपको 4 जलेबी खानी पड़ती है और ऊपर से बाद में एक थोड़ी सी और आप तोड़ लेते हो। पूरी खाने का मन था पर थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के और खा लेते। एक करेले की कड़वाहट मिटाने के लिए 4 जलेबी लगेंगी आपको, थोड़ी सी और ज्यादा, 4.2 जूल। मैं एग्जांपल 2.3 कर रहा हूँ, तो कैलोरी लेट, एग्जांपल 2.3 में कह रहा हूँ लेट 1 कैलोरी इज इक्वल टू x न्यू यूनिट्स। Let x calorie is equal to, let 1 calorie is equal to x new unit. अच्छा, मैं बात तो एनर्जी की कर रहा हूँ, इसके भी डायमेंशन m1 n2 t minus 2 है। तो 1 calorie is equal to x, the new unit of mass
to the power 1 multiplied by new unit of length to the power 2 or t minus 2 is a new unit of time plus 12 ऐसा होगा। मैंने माना कि लेट 1 कैलोरी, उसने भी कहा था कि आप ये प्रूव करिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू इतना। 1 कैलोरी का मैग्नीट्यूड नई यूनिट्स में कितना है, तो x निकालना है। x जो है वो मैग्नीट्यूड है। सर उसने क्वेश्चन में यूनिट के अल्फा बीटा दिया है, तो वो यूज कर सकते हैं कंफ्यूजन कम करने के लिए। करूंगा। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने कहा है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू x न्यू यूनिट्स। फिर न्यू यूनिट्स का मतलब अभी ये एनर्जी की इधर वाली यूनिट है मास, न्यू यूनिट ऑफ मास टू द पावर 1, फिर न्यू यूनिट ऑफ लेंथ टू द पावर 2 एंड न्यू यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -2। फिर 1 कैलोरी को मैं लिख लूंगा 4.2 जूल इज इक्वल टू x, और न्यू यूनिट ऑफ मास को मैं बोलूंगा अल्फा केजी। दिस इज अल्फा केजी टू द पावर 1, और न्यू यूनिट ऑफ लेंथ को मैं बोलूंगा बीटा मीटर, बीटा मीटर का स्क्वायर, और न्यू यूनिट ऑफ टाइम को बोलूंगा शायद गामा सेकंड। हां, लोग गामा सेकंड प्लस स्क्वायर। ये अब मैं 4.2 जूल को लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x into अल्फा केजी into बीटा मीटर स्क्वायर into गामा सेकंड -2। केजी कैंसिल कर दो, मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दो, और सेकंड स्क्वायर कैंसिल कर दो। ये इसमें भी स्क्वायर आ जाए, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, इसको जब खोलूंगा तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा पे भी स्क्वायर और मीटर पे भी स्क्वायर। ऐसे ही गामा को जब करूंगा तो गामा पे भी स्क्वायर और सेकंड पे भी स्क्वायर। अभी आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी अब 4.2 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, और ये नीचे से ऊपर गया है तो ये पावर भी -2 होगा, गामा -2, यानी 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा 2। हाँ, ये प्रूव हो गया, सही है। बिल्कुल, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। आप तो इसका फ्लो देखिए कि उसने कहा था कि 1 कैलोरी का मैग्नीट्यूड न्यू यूनिट्स में कितना है, तो मैंने 1 कैलोरी को x न्यू यूनिट्स लिखा और डायमेंशंस की मदद से नई यूनिट्स को लिख दिया। फिर कैलोरी को भी जूल में ले आया, और इन सबको भी मैं इनको भी मतलब इस तरह भी केजी और मीटर और सेकंड वाले टर्म आ गए, और इस तरह भी केजी मीटर और सेकंड वाले टर्म आ गए। 2-3 बार और इसको पढ़िएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ये मतलब एग्जाम के हिसाब से तो एडवांस क्वेश्चन। अगर मैं नीट की बात करूं या इवन जेईई मेन की बात करूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा एडवांस, मतलब बेसिक का रूल, थंब रूल ये है कि जो सिंगल लाइनर है उनकी जितनी सोल्यूशन छोटी है वही फाइनल पेपर में आते हैं। हाँ, लर्निंग स्टेज में तो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जरूर जाएं ताकि हमारी ये सारी चीजें पक्की हो जाए कि जब ये स्क्वायर किया ना मैंने, तो ये बीटा पे भी स्क्वायर आएगा और मीटर पे भी स्क्वायर आएगा, इधर गामा पे भी स्क्वायर आएगा और सेकंड पे भी स्क्वायर आएगा। जितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी और उतना ज्यादा फिर आप मास्टर होते जाएंगे। सो दिस इज सर्टेनली अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए इसमें, पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस। अच्छी बात है कि आपको गाइड्स में केवल वही गाइड काम की है जिसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। कंबाइंड सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हो तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कहीं। मिक्स्ड क्वेश्चंस वाली गाइड सारी बेकार है। ऑलराइट, अब मैं फाइनली कन्वर्जन छोड़ के आगे जा रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी में दी है। अब आप हेडिंग दे दीजिए, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, जो इसने 2.10.1 में दी है। 2.10.1 में दी है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस।
और ये क्या है ये तो मैं 2 मिनट बाद में पढ़ाऊंगा आपको। पहले तो आप ये लिख दीजिए कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions. This is based on the principle of homogeneity of dimensions. Homogeneous मतलब of same type. Same type, homogeneous. तो इसका ये कहना है भाई कि आप जो सेम टाइप की क्वांटिटीज है ना लिख दीजिए, quantities of same type only, quantities of same type only can be added, quantities of same type only can be added, subtracted or equated. Quantities of same type only can be added, subtracted or equated. चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जो कि बड़ा ही प्यारा डिस्कशन है। और इसका ये कहना है कि केवल सेम टाइप की क्वांटिटीज कोई आप ऐड कर सकते हो, कोई आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई आप इक्वेट कर सकते हो। इसका ये भी मतलब है कि भाई लेंथ में एक तो लेंथ ही ऐड हो सकती है और लेंथ प्लस लेंथ एक लेंथ ही होगी। ये डायमेंशनल इक्वेशन भाई 5 सेंटीमीटर plus 3 centimeter will be some centimeter. Centimeter plus centimeter is equal to centimeter. हम डायमेंशनल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे। अगर आप अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो आप बोलते हैं L plus L is equal to 2L। पर जब मैंने डायमेंशंस लगा दिए तो मेरे लिए ये 5 भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ये 3 भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ और ये 8 भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं केवल यूनिट्स ऐड कर रहा हूँ। सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर विल बी सम मोर सेंटीमीटर। कितने वो फिलहाल मेरे को उससे मतलब नहीं है। आज तक का हमारा सारा ध्यान 5 + 3 = 8 पे ही रहा है। ये हमारा बहुत ही इग्नोर्ड डिस्कशन रहा हुआ है। यूनिट्स के लिए हमने कभी बॉदर ही नहीं किया, इसलिए अब हम डेडिकेटेड सिर्फ यूनिट्स को देखेंगे कि सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि आप लेंथ में केवल लेंथ को ऐड कर सकते हो, आप लेंथ में वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते या टेम्परेचर में करंट को ऐड नहीं कर सकते। ओनली सिमिलर टाइप्स ऑफ लिख दीजिए। एक और बात उसमें पहले तो ये भी लिख दीजिए एक मिनट, लेंथ माइनस लेंथ इज आल्सो इक्वल टू लेंथ। लेंथ माइनस लेंथ भी एक लेंथ ही होगी। अगर दो क्वांटिटीज ऐड की जा रही हैं या सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं या उन्हें इक्वेट किया जा रहा है तो वो सिर्फ डायमेंशनली सेम ही हो सकती हैं। इसे लिख दीजिए अलग से कि we can add or subtract similar physical quantities only. We can add or subtract similar physical quantities only. और असली बात ये ध्यान रखिए कि लेंथ प्लस लेंथ भी एक लेंथ है और लेंथ माइनस लेंथ भी एक लेंथ है। अलजेब्रिकली लेंथ माइनस लेंथ होता 0, L माइनस L होता 0। But dimensionally, length minus length is also a length. बस इसीलिए मान लीजिए एक मैं काफी ये सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए। इसमें v एक वेलोसिटी है और t टाइम। इस क्वेश्चन में v एक वेलोसिटी है और t टाइम है। a b और c कोई तो भी कांस्टेंट्स है। A, B और C कोई तो भी कांस्टेंट्स है। अब आपको ये समझना होगा सबसे पहले तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, C के डायमेंशंस बताइए।
तो c अगर टाइम में ऐड हो रहा है ना, लिख दीजिए c is being added to time, so c must be a time as well. c टाइम में ऐड हो रहा है तो जरूर c भी एक टाइम ही होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है d = a + b/t डायमेंशन के लिहाज से। ये सिर्फ डायमेंशंस की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है और टाइम प्लस टाइम भी टाइम होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगला क्वेश्चन इसमें कि a के डायमेंशंस बताइए। a के डायमेंशंस वही हैं जो b/t के हैं। a, ये और ये तीनों के डायमेंशंस सेम। सपोज मैं इसकी बात करता अगर, तो ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं ना, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को वेलोसिटी से इक्वेट किया जा सकता है। ये टर्म भी वेलोसिटी है, ये टर्म भी वेलोसिटी है, इन दोनों का सम भी वेलोसिटी है, और तभी मैं इसे वेलोसिटी से इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेट कर रहे हैं ना आप, लिख दीजिए here a is a velocity, a is a velocity and b/t is a velocity, a is a velocity and b/t is a velocity. क्योंकि हमने इनको वेलोसिटी से इक्वेट किया। हमारा कहना है जब जो भी टर्म्स प्लस या माइनस या इक्वल टू साइन से सेपरेटेड होते हैं वो सब डायमेंशनली सेम होते हैं, वो सब डायमेंशनली सेम होते हैं। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिखने में एडवांस दे रहा हूँ, ये एडवांस है भी, हालांकि PYQ में कई बार आपको मिल जाएगा। इसमें लिख दीजिए P एक प्रेशर है और V एक वॉल्यूम। P एक प्रेशर है और V एक वॉल्यूम है। T टेम्परेचर है आपके पास, ये वाला T टाइम नहीं है। कभी T टेम्परेचर होता है, कभी T टेम्परेचर होता है और कभी T टाइम होता है। अब A, B और R कोई कांस्टेंट्स है। A, B और R कोई कांस्टेंट्स है। हम तो खैर ज्यादा डिटेल में फिलहाल जा नहीं रहे, अभी तो मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ, ये V वेलोसिटी नहीं है, आपकी बार V वॉल्यूम है। मैं कह रहा हूँ B के डायमेंशंस बताओ, B के डायमेंशंस बताओ। तो क्योंकि आप B को वॉल्यूम में से माइनस कर रहे हो, इसलिए B भी एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम में से केवल वॉल्यूम को माइनस किया जा सकता है। मैं B को भी वॉल्यूम लिख सकता हूँ और V माइनस B को भी वॉल्यूम लिख सकता हूँ। इसी तरह अगला क्वेश्चन मेरा ये है, भाई ये तो वॉल्यूम हो गया। अगला क्वेश्चन है A/V² के डायमेंशंस बताओ। तो A/V² क्या है? सर वॉल्यूम। B क्या है ये मुझे नहीं मालूम, पर ये प्रेशर में ऐड हो रहा है। लिख दीजिए A/V² प्रेशर। Yes, A/V² is being added to pressure, so this must be a pressure as well. ये प्रेशर है और प्रेशर में कुछ भी जो ऐड हो रहा है वो प्रेशर ही हो सकता है, और प्रेशर प्लस प्रेशर विल बी अ प्रेशर एंड वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम विल बी अ वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन डायमेंशंस के लिहाज से इतनी सी रह गई, ये इक्वेशन डायमेंशन के लिहाज से इतनी सी रह गई। ये अगर प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है और प्रेशर प्लस प्रेशर भी प्रेशर होगा। अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस हो सकती है और वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम भी एक वॉल्यूम होगी। और एक्चुअली ये बस मतलब अब अगर आप इक्वेट कर रहे हैं, अगर आप इन्हें इक्वेट कर रहे हैं तो R into T के वही डायमेंशंस है जो P into V के। सिर्फ जो डायमेंशनली सेम हो उन्हें तो आप इक्वेट कर सकते हो। आप वेलोसिटी को फोर्स से इक्वेट तो नहीं कर सकते ना। आप लेंथ को आप मीटर को किलोग्राम से तो इक्वेट नहीं कर सकते ना। अगर आप उन्हें इक्वेट कर रहे हो तो डायमेंशनली ये दोनों चीजें LHS और RHS पे सेम होनी चाहिए। तो बस इतना ही फिलहाल लिख दीजिए। ये मैं आपको बाद में आप देख सकते हैं, ये है फोर्स अपॉन एरिया और वेलोसिटी होता है लेंथ इनटू L² इनटू लेंथ, ये है RT। तो एक्चुअली ये कैंसिल हो गया, ये फोर्स इनटू लेंथ हो गया। R into T has actually the dimensions of energy. R into T इतना important नहीं है। T into V जो है ना वो डायमेंशनली एनर्जी होता है, ये हम बाद में कभी देखेंगे। प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया लिख दो और वॉल्यूम को L² into L लिख दो, एरिया into लेंथ लिख दो। एरिया कैंसिल हो गया, फोर्स इनटू लेंथ तो एक वॉल्यूम होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, एनर्जी होता है। तो P इंटू V एक एनर्जी होती है, ये लाइन बाद में कहीं आपके काम आएगी, कहीं आप बाद में सीखोगे इसको, फिलहाल इतना जरूरी नहीं है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी है तो RT भी पूरी की पूरी एनर्जी है। प्रेशर आपको पता ही है, वॉल्यूम आपको पता ही है, अगर आप ये याद कर लें तो आपको हेल्प तो मिलेगी कहीं ना कहीं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। बस, तो अब मैं ये फिर से लिखवा रहा हूं, अब फिर से हेडिंग दे दीजिए, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। Checking the dimensional consistency of equations. और इसमें NCERT की एक लाइन अब मैं यूज कर रहा हूं, होमोजेनिटी मैंने पहले ही पढ़ा ही दिया अब आपको, आप लिख दीजिए, if dimensions of all the terms in an equation, if dimensions of all the terms in an equation separated by plus, minus or equal to sign, if dimensions of all the terms in an equation separated by plus, minus or equal to sign are not the same, then the equation is wrong. Then the equation is wrong. कह रहा है एक इक्वेशन में जितने भी टर्म प्लस, माइनस या इक्वल टू से सेपरेटेड हैं, अगर ये सारे के डायमेंशन सेम नहीं है तो फिर ये इक्वेशन गलत है। भाई वही बात है कि लेंथ में लेंथ ही ऐड की जा सकती है, लेंथ में से लेंथ ही घटाई की जा सकती है, और लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट किया जा सकता है। अगर एक इक्वेशन में एक भी टर्म के डायमेंशन अलग हो गए तो पूरी इक्वेशन गलत है, क्योंकि सिमिलर टाइप के टर्म्स से ही एक इक्वेशन बनती है। बस इतनी सी बात है। ये हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल कोई ले रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन एक क्वेश्चन लिख दीजिए, check the dimensional correctness, check the dimensional correctness of this equation, of the equation given below, of the given equation. Check the dimensional correctness of the given equation. The equation NCERT की clearly member है, x is equal to x0 plus v naught t plus half t square. कहता है ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं, ये चेक करके बताएं। Check the dimensional correctness of this equation. अब मैं इसमें LHS को बोलता हूं, ये है L, अब RHS को हैंडल करता हूं। X जो है वो एक लेंथ होता है, पोजीशन होती है। M1D मोशन एंड वन डायमेंशन का चैप्टर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, तो x जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए या लेंथ के लिए होता है। x0 को देखते हैं, ये एक लेंथ ही वेलोसिटी, v नॉट एक वेलोसिटी है, तो L1t - 1 into t, हाफ के डायमेंशंस तो हम डालेंगे नहीं क्योंकि तो प्योर नंबर है। एक्सीलरेशन होता है L1t - 2 into t square। आप देख रहे हैं कि ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है। RHS के डायमेंशंस आ रहे हैं, RHS के डायमेंशंस आ रहे हैं, लेंथ ये कैंसिल हो गया, ये और ये हो गया लेंथ, और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी हो गया एक लेंथ। सो बस L plus L is L, तो RHS जो है वो भी हो गया एक L। फिलहाल dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ब्रो? LHS is equal to RHS। सर आपने जो RHS वाली सेकंड लाइन में L1 उसके बाद में क्या लिखा है? ये वाली सर इससे ऊपर ये, यस सर, इसके लिए मैंने लिख दिया लेंथ। यस सर, is a type of velocity, v naught is a type of velocity, so velocity के जो डायमेंशन होते हैं वो मैंने लिख दिया L1t - 1 into time। ओके सर,
Okay, इसी sir. तरह आपके डायमेंशन Yes, में sir. फिर एक ही जगह लिख दिया L1t minus 2 एक्सेलरेशन और फिर टाइम का स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, ये कैंसिल होके L बच गया और ये कैंसिल होके भी L बच गया। आप Sir, अगर x is the distance. हाँ x is a distance, क्वेश्चन में एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा है, आप तो देख 1/2 लीजिए। कांस्टेंट था ना, इसलिए हाँ, अपन 1/2 half is the number, 2 is a number, half is a number, x is a distance, v is a velocity and a is an acceleration. ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है। मतलब बेसिकली इस इक्वेशन में ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है क्योंकि हर टर्म एक लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। ये क्या है मुझे नहीं मालूम, t क्या है मुझे नहीं मालूम, पर ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्लस हो रहा है, ये पूरा टर्म एक लेंथ है, ये पूरा टर्म एक लेंथ है और ये पूरा टर्म एक लेंथ है। ये है सब। अगर LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशन सेम हैं तो ही ये इक्वेशन सही है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, t/2 चलिए ऐसा लिखते हैं √ length upon g with the check the dimensional correctness of this equation। इस इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करके बताइए। g तो आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। तो LHS के डायमेंशंस को t⁻1 हो गए। अब बात आ रही है RHS की, तो 2π में छोड़ दूंगा, तो प्योर नंबर है, ये L⁻1/2 है और g है इज अ काइंड ऑफ एक्सीलरेशन, तो L1t - 2। और मुझे तो ऑलरेडी दिख रहा है पूरा सॉल्व किए बगैर कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS डायमेंशनली, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट। ये मुझे दिख रहा है, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो L का टर्म थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा और t पे भी स्क्वायर बच रहा है। मुझे RHS दिख रहा है पूरा सॉल्व किए बगैर भी कि वो LHS के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अगर LHS और RHS के डायमेंशन सेम हो तो ही ये इक्वेशन करेक्ट है। सर आपने ये लेंथ के डायमेंशन 1/2 क्यों लिए हैं? मैंने लेंथ के इसमें रूट लिखा है ना, √L स्क्वायर रूट L। ये सवाल उसने फॉर्मूला मुझे दिया था, उसने कहा था ये इक्वेशन चेक करके बताओ कि सही है कि गलत है, तो उसने खुद ने L को रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यस सर। L के ऊपर इसने मुझे दिया था कि L के ऊपर पावर 1/2 ले लो और g जो एक्सीलरेशन है वो L1t - 2 ले लो। g is a kind of acceleration। मुझे दिख रहा है कि यार ये तो डायमेंशंस मैच ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये इक्वेशन एक वैलिड इक्वेशन नहीं है। इससे हमारा एक कंक्लूजन आ रहा है जो कि इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, हालांकि अपन को लगता है कि शायद एक इंपॉर्टेंट बात है। कंक्लूजन लिख दीजिए, बस लिख दीजिए। मतलब मैं पहले ये सवाल देता हूं आपको, S is check question है, check the dimensional correctness of this equation, check the dimensional correctness of this equation। इस इक्वेशन को आपको चेक करके बताना है कि डायमेंशनली सही है या नहीं। ये एक लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम। ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। LHS के डायमेंशन तो हो गए L⁻1। अब अगर RHS की बात करूं, ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो गया, और 1/3 का तो कोई डायमेंशन हो गया नहीं, ये हो गया। जो RHS के डायमेंशंस हैं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा L⁻1 और ये भी हो गया L⁻1। तो RHS के डायमेंशंस हो गए, ये L + L इज L, L आएगा। ये एक लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, वही तो पिछले सवाल में एनसीईआरटी में x कहा गया था। ये एक लेंथ है
ये एक वेलोसिटी है, ये एक एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की जगह मैंने lt माइनस 1 लिख दिया, टाइम की जगह t लिख दिया, फिर 1/3 के कोई डायमेंशन नहीं लिखे, एक्सेलरेशन की जगह L1t माइनस 2 लिख दिया, और ये t स्क्वायर है, t स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ये t माइनस 1 और t कैंसिल हो गया, तो ये वाले ब्रैकेट में खाली l आएगा। ये t माइनस 2 और ये t2 कैंसिल हो गया, तो ये वाले ब्रैकेट में l आएगा। और लेंथ प्लस लेंथ एक लेंथ होती है, LHS भी लेंथ है, RHS भी लेंथ है, इसलिए ब्रो कॉन्सेप्ट क्लियर। Dimensions of RHS is equal to dimensions of LHS. ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, पर आप जानते हैं कि इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएंगे, क्योंकि सही आंसर के लिए हाफ AT स्क्वायर आना चाहिए। डायमेंशंस Yes, के sir. चैप्टर्स में आप इक्वेशंस में यू आर ऑलमोस्ट देयर, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स में बस गलती आपकी हो सकती है। हम ये फैसला लेना चाहते हैं कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, पर अगर न्यूमेरिकल्स में यूज की गई तो ये गलत आंसर देगी। ये 1/3 की जगह 1/2 होना चाहिए। ये अब कंक्लूजन लिख लेते हैं, अब कंक्लूजन लिख लेते हैं। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, if an equation is dimensionally correct, it need not be actually an exact equation. It need not be actually an exact equation. अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि ये एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन। आगे लिख दीजिए, एनसीईआरटी ने जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो मैं लिखवा रहा हूँ। हमने देख तो लिया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, पर ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है ना। कॉमा लगा के लिख दीजिए, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी टोटली रॉन्ग। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है फिर तो खैर वो पूरी तरह से गलत है। A dimensionally wrong equation must be totally wrong. बस ये कंक्लूजन मेरे हिसाब से ब्रैकेट में लिख दीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड कोई भी बात एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम, जेई जैसे एग्जाम में तो नहीं आएगी। एनसीईआरटी ने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, ना आज तक आया है, गवाह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली सही है तो हो सकता है वो सिर्फ डायमेंशनली सही हो, आधी सही हो आधी गलत हो, वो न्यूमेरिकल्स गलत सॉल्व करके आंसर देगी तो वो ठीक है, वो एक ऐसा पॉसिबल है कि डायमेंशनली सही हो पर वो फिर सही आंसर्स नहीं देगी, वो इनकरेक्ट। पर अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है फिर तो वो डेफिनेटली पूरी तरह से इनकरेक्ट। फिर तो वो वही बात हुई कि आपने लेंथ को वेलोसिटी से इक्वेट कर दिया, लेंथ को आप वेलोसिटी से इक्वेट कर नहीं सकते। ये कंक्लूजन में पड़ा कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह करेक्ट हो सकता है वो न्यूमेरिकल्स के आंसर गलत देती हो। पर अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली गलत है फिर तो सीधे उड़ा देंगे हम कि ये तो हमें मंजूर ही नहीं है, सुनना बर्दाश्त ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर एक इक्वेशन डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है तो उस ऑप्शन को सटाक से काट देना है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये हम आगे ये लाइन हमारे काम आएगी, इसलिए ये लाइन अलग से कोई नहीं पूछेगा। ऐसा डैश करके एक बार लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन मतलब ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात है, और उसमें आप यही लिख दीजिए कि we should check all the four options. We should check all the four options if they are in form of an equation. अगर वो कभी इक्वेशन के रूप में है तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने चाहिए। And the options which are dimensionally inconsistent, must simply be crossed.
ऐसी कुछ पावरफुल एप्लीकेशन आपको इसकी लगातार मिलेंगी। जो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं उनको आपको सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। एक है 47 अपने पास, दो तो नहीं। जो इक्वेशंस डायमेंशन के लिहाज से सही नहीं बैठ रही, मान लीजिए उसने कहा कि टाइम निकाल और अब 4 ऑप्शन दे दिए और अब चेक करो उन चारों ऑप्शन के डायमेंशंस टाइम के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जो 2 ऑप्शन तो कम से कम ऐसे मिल ही जाएंगे जिसके डायमेंशंस टाइम के नहीं होंगे, तो आप उन्हें तुरंत कह दोगे कि ये तो यार पॉसिबल आंसर ही नहीं। इसलिए ये हर चैप्टर में ये वाली बात काम आती है। ये यहाँ अलग से इस एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा आपसे जो लाइन एनसीईआरटी ने बोल्ड लेटर्स में लिखी है। एनसीईआरटी ने बोल्ड में लिखी है और मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जिंदगी भर ये लाइन आपके काम आएगी, लाइफ लॉन्ग। अगर उसने कहा कि भाई वेलोसिटी निकालो और 4 ऑप्शन दे दिए और आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन से तो सॉल्व करने के बाद वो वेलोसिटी निकल ही नहीं रहे, तो बस वो 2 ऑप्शन हटा दो और बाकी 2 में शायद जय माता दी बोल के तुक्का मार दो, खत्म कर दो, हो गया सवाल। बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको उस चैप्टर की थ्योरी चाहिए जिस चैप्टर में से आए, पर 2 ऑप्शन तो डायमेंशन के लिहाज से आप हर चैप्टर में उड़ा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस चैप्टर and that is why this chapter is the most important chapter of the entire physics of 11th and 12th, and unfortunately this is the most ignored one as well. खैर धीरे धीरे आप सीख तो जाते ही हैं सभी, पर किसी भी चैप्टर में 2 ऑप्शन आप उड़ा सकते हैं। चेक कर लें कि उसके डायमेंशन अननोन से मैच किस किस के नहीं कर रहे हैं। अब 2 ही ऑप्शन बचे, फिर उस चैप्टर की थ्योरी को जब आप फोकस करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो 2 बचे हैं उनमें से कौन सा सही है। ये बड़ा अच्छा रहता है कि अगर 2 ऑप्शन पहले से ही हम एलिमिनेट कर दें। इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल इसने दिए हैं, एग्जांपल 2.15 और 2.16 देख लेते हैं। 2.15 कह रहा है हाफ एम बी स्क्वायर पे mgh आपको बताना है। चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आप चेक कर लेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर भी एनर्जी है, m1 * t-2 और mgh भी एनर्जी है। हम देखेंगे असल में, आप उसमें लिख दीजिए ke = p, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी में 9th क्लास में पढ़ा है कि p लॉस इज टू k गेन। mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और हाफ एम बी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी के तो डायमेंशन सेम होंगे, तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से इक्वेट तो कर ही सकते। एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी एटलीस्ट डायमेंशनली। तो हाफ एम बी स्क्वायर mgh में हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और mgh पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। और अगर एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट किया जा रहा है तो यस दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह एग्जांपल 2.16 में कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इतनी है, स्पीड इतनी है, एक्सीलरेशन इतना है। काइनेटिक एनर्जी के कौन से फॉर्मूले आप कहते हैं कि गलत है? तो काइनेटिक एनर्जी m² v² तो नहीं होगा, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। उसके डायमेंशंस m1 L2 t-2 जिस जिसका नहीं है उसे हटा दीजिए। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन डायमेंशनली सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, m * a फोर्स होता है, एनर्जी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन में m1 L2 t-2 आएगा ही नहीं, m1 L1 t-2 आएंगे उसके डायमेंशंस। चौथा ऑप्शन है 3/16 mv², हाँ ये चलेगा, डी ऑप्शन। 3/16 से मुझे कोई मतलब नहीं, mv² के डायमेंशंस तो एनर्जी के ही होते हैं, वो सॉल्व करने पे m1 L2 t-2 आएंगे। और ई कह रहा है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस ma, हाफ एम बी स्क्वायर तो एनर्जी है पर ma एनर्जी नहीं। आप एनर्जी प्लस फोर्स को, ई ऑप्शन में एनर्जी प्लस फोर्स को आप कह रहे हैं एनर्जी से इक्वेट करना, वो गलत है। एनर्जी को एनर्जी से ही इक्वेट किया जा सकता है, एनर्जी को एनर्जी में ही ऐड किया जा सकता है। एनर्जी प्लस फोर्स इज मीनिंगलेस, ई ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, सो ऑलराइट। तो इस पोर्शन में आज इतना ही।